जय हिंद। मोडिस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम सी टेट MP टेट मैथ पेडागोजी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज लेके चल रहे हैं। इससे पहले हमने 29 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो कृपया आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइए और सारी वीडियो देखिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का लास्ट वीडियो है। हम यहाँ पे 30 वीडियो में सारे प्रीवियस ईयर के जो भी मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन हैं सभी को कवर किए हुए हैं, तो आप कृपया हमारे सारे वीडियो देखिए। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ये जो MP टेट और सी टेट का पेपर होने वाला है नवंबर और दिसंबर में, उसमें से आपसे एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बोला है लकड़ी के बक्सों में 10,290 पुस्तकों को पैक करना है। यदि एक बक्से में 98 पुस्तकें पैक हो सकती हैं और एक बक्से का मूल्य 518 है, तो पुस्तकों को पैक करने में बक्सों का कुल मूल्य। यहाँ पे कुल पुस्तकें कितनी हैं? कुल पुस्तकें हैं 10,290। यदि एक बक्से में 98 पुस्तकें हैं और एक बक्से का मूल्य कितना है 518, तो पुस्तकों को पैक करने में बक्सों का कुल मूल्य। देखिए हम बक्सों का कुल मूल्य निकालना है, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कुल कितने बक्से हैं। तो देखिए टोटल कितनी पुस्तकें हैं 10,290 पुस्तकें हैं और एक बक्से में कितनी पुस्तकें 98, तो टोटल कितने बक्से जाएंगे? 98 का 10,290 98 भाग दीजिए तो कितने हो जाएंगे? 98 का 1 0 5 105, तो 105 क्या आ गए आपके बक्से आ गए। ठीक है, और एक बक्से का मूल्य कितना है 518, तो 105 गुणे कितना आ गया 518 करिए, तो आप आपकी रफ कॉपी में गुणा करिए तो कितना आ जाएगी 54,390। ठीक है, ये आ गया क्या आपका क्या हो गया कुल 105 जो बक्से हैं उनका, एक बक्से का मूल्य कितना है 518 है, तो पुस्तकों को पैक करने में बक्सों का कुल मूल्य कितना है 54,390। 54,390 आपका ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी का उत्तम है? देखिए जब हम प्राथमिक स्तर की बात होती है और लंबाई को मापने की बात है, तो उसमें हम पहले क्या करते हैं तुलना करते हैं। याद रखिए पहले क्या करते हैं तुलना करते हैं, फिर क्या करते हैं अप्रामाणिक मापों का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं प्रमाणिक मापों का उपयोग करते हैं और लास्ट में प्रमाणिक इकाई विकसित करते हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें ऑप्शन नंबर 2 में क्रमबद्ध रूप में मिल रही हैं, तो हम यहीं पे इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तुलना करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रामाणिक मापों का उपयोग करना और प्रमाणिक इकाइयों को विकसित करना। तो इस क्रम को आपको याद रखना है, ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, जिसका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य मतलब लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव होता है आपका सीखने का जो उद्देश्य है दिया गया है, क्या दिया गया है कि विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की जो कि दशमलव के 2 स्थान तक हैं, ठीक है, कोई दशमलव संख्या है जो दशमलव के 2 स्थान तक के हैं को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है यदि अधिगमन का उद्देश्य उल्लेख करता है। यह अधिगमन का कौन सा उल्लेख उद्देशित करता है? तो इसमें पहला क्या प्रक्रियात्मक, दूसरा है सुव्यवस्थित ध्येय, तीसरा है सामाजिक ध्येय और चौथा है विषयात्मक ध्येय। तो ये क्या है किसी विषय के बारे में बता रहा है, तो क्या हो जाएगा ये विषयात्मक ध्येय हो जाएगा। क्योंकि जो भी दशमलव के प्राणी हैं एक प्रकार से क्या है एक विषयात्मक ध्येय है। ठीक है, तो मतलब जो दिया गया अधिगमन उद्देश्य है विषयात्मक ध्येय का उल्लेख करता है, विद्यार्थी विषय की संकल्पना को समझता है। ठीक है, तो ये क्या एक प्रकार की विषय की संकल्पना को समझता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 4 में सममित और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है? देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि सममित और परावर्तन की जो ज्यामितीय संकल्पनाएं हैं उसमें आपसे व्यवहार कौशल के उपकरणों की आवश्यकता पूछा है। तो हम इसको एक प्रकार से क्या होता है कि सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए बिंदु शीट की आवश्यकता होती है। बिंदु शीट मतलब डॉट पेपर की आवश्यकता होती है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया कि शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। ठीक है, प्रभावशाली संख्या है। यह क्रियाकलाप बच्चे को प्रोत्साहित करता है। किस लिए प्रोत्साहित करता है? पहला है विश्लेषण और संप्रेषण में, दूसरा वे संख्या लिखने में जिसमें शून्य हो, वे समस्याएं हल करने में जिसमें संख्या के अंत में शून्य हो और मित्रों के सहयोग देने में।
इसमें क्या होता है, ये एक प्रकार से क्या है, विश्लेषण और संप्रेषण होता है। इसमें क्या होता है कि देखिए, वाद विवाद संबंधित क्रियाकलाप में विश्लेषण और संप्रेषण को बढ़ावा देता है, विषय की व्याख्या करने और अपनी बात दूसरों को समझाने में मदद मिलती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है, जिसका नाम क्या है। उसमें क्या होती है, असमर्थता हो सकती है, उसका नाम क्या है। तो उसमें है, जिसका नाम क्या है, गणितीय अक्षमता। इसमें क्या, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए, यदि एक विद्यार्थी को संख्याओं को पहचानने, परिकलन करने, हल करने में समस्या हो रही है तो क्या है, एक प्रकार क्या है, गणितीय अक्षमता है, डिसकैलकुलिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, गणितीय क्षमता है उसकी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं। कैसे, देखिए, जो प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी हैं के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है, क्योंकि ये बहुत मदद करते हैं। कैसे, यह एक प्रकार से क्या होते हैं कि मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए होते हैं। कि प्राथमिक स्तर पर व्यवहारिक उपकरणों के उपयोग से बच्चे मूल गणितीय संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। जो भी प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं तो गणित की अच्छी पुस्तक के लिए निम्नलिखित से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। पहला क्या बोल रहा है कि उसमें असाधारण राउंड का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। दूसरा बोलता है उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे यथार्थ अभ्यास किया जा सके। तो देखिए, जहाँ केवल का उपयोग जाए तो और एक प्रकार से तो वो आपका ऑप्शन नंबर गलत हो जाता है, क्योंकि हमें यहाँ किसी चीज़ को रटना नहीं है। ठीक है, और तीसरा क्या बोल रहा है, वह आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें किसी पाठ्य पुस्तक में हमें ज्ञान से मतलब है। ठीक है ना, बहुत रंग बिरंगी से भी उससे क्या बहुत प्रभाव आपके तार्किक विषयों पर नहीं पड़ता है। चौथे क्या बोल रहा है, वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल गलत। तो आपका 2, 3, 4 ये बिल्कुल गलत हैं, पढ़ के ही समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो जाएगा कि प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए आवश्यक है कि उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा किया जा सके। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैन हेले ऐसा कोई भी पेपर नहीं गया, जो मैं आपको 29 वीडियो बताया हूँ उसमें कोई भी पेपर ऐसा नहीं गया कि जिसमें वैन हेले की ज्यामिति स्तर से क्वेश्चन ना पूछा हो। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि वैन हेले की ज्यामिति स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत करते हैं वे हैं मतलब क्या होता है कि ज्यामिति के अनुसार क्या बोल रहा है कि जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत करते हैं, क्या वर्णित और क्या कहते हैं, वर्गीकृत। तो देखिए, ऐसा आपको किसमें मिलेगा, ऐसा मिला आपको मानसिक चित्रण में मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिया गया है मानसिक चित्रण। मैंने इसको डिटेल से आपको प्रीवियस कक्षाओं में इसको बताया हुआ है, तो कृपया हमारे प्रीवियस वीडियो देखेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा कि वर्णित और वर्गीकरण में हम किस स्तर पे जाते हैं। तो क्या आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत करना मानसिक चित्रण के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है। तो गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है। तो इसमें क्या होता है कि संप्रेषण मतलब क्या होता है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना। तो संप्रेषण जो होता है किसी भी विषय को सीखने में क्या होता है, मदद करता है। हम एक दूसरे से समझाएंगे, बोलेंगे, बातचीत करेंगे तो इससे क्या होगा कि किसी चीज़ को सीखने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए आप 4 लोग हैं तो कोई एक छात्र आपको कुछ किसी दूसरे विषय में बताएगा, दूसरा किसी दूसरे तरीके से बताएगा, चौथा किसी दूसरी तरीके। तो इस प्रकार क्या आपको क्या सीखने में मदद मिलेगी। तो और गणित की कक्षा में संप्रेषण से क्या होता है, गणितीय संकल्पनाओं को समझने में मदद मिलती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 आपका
तो इसमें हो जाएगा कि गणित विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक विद्यार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह क्या है? विभाजनात्मक अवस्था में है, उपादान अवस्था में है, संख्यात्मक अवस्था में है कि परिमाणात्मक अवस्था में? तो ऐसे जो होते हैं वो संख्यात्मक अवस्था में होते हैं। संख्यात्मक अवस्था में विद्यार्थी जो होता है पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए? देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार क्या होता है कि प्राथमिक स्तर पर गणितीय खेल, पहेलियाँ और कहानियाँ बच्चों के सकारात्मक रुझान पैदा करने और गणित का रोज़मर्रा की ज़िंदगी से संबंध जोड़ने में मददगार हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक ज़िंदगी से जोड़ने में सहायता करना प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। तो ये सभी आपको किसमें मिलते हैं? ऑप्शन नंबर 3 में आपको मिलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ पर का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? देखिए, कौन सी संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? यहाँ पे आपसे नकारात्मक पूछा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका पंक्तिबद्धता, गणना, अंक लिखने से क्या ये सभी संख्या से संबंधित है, लेकिन संरक्षण क्या हो, ये आपका महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 10,000 प्लस 10,100 प्लस 10,250 बराबर है। ये क्वेश्चन आपको मैं कई बार बता चुका हूँ। तो चलिए यहाँ भी रिपीट कर देता हूँ। 10,000 मतलब आप 10,000 लिख लीजिए। कितने जीरो, 4 जीरो। फिर 10,100 मतलब 1,000 प्लस 10,250 10,250 मतलब कितना, 100। 10,250 मतलब कितना हो गया आपका, 100। सभी को ऐड कर लीजिए, 0 0 1 1 1, तो कितना आ गया, 1 1 1 0। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 11 2 को 11 से और 13 22 3 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेष फलों का योग। तो इसमें क्या होता है कि 12,112 को 11 से भाग देने पर शेष फल कितना आता है, और 13 22 3 को 13 से भाग देने पर शेष फलों का योग ज्ञात करना। ठीक है, देख लेते हैं क्या देख लेते हैं यहाँ पे 12 11 2 बटे 11, तो क्या आ जाएगा, ये शेषफल कितना आ जाएगा, 11 कम 11 और कितना बचेगा 1, तो 11 कम 11। ठीक है, और फिर 0 और 11 कम 11, तो एक शेष बचा। आप अपनी कॉपी में भाग दे के देखिएगा, तो इसमें शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसी प्रकार 13 22, नेक्स्ट पेज में देखते हैं कितना था, 13 22 3 को किससे भाग देने के लिए बोल रहा है, 13 से। चलिए यहाँ से 13 से दे देते हैं, तो क्या है 13 कम 13 कितना आ गया, 0, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 0 यहाँ 2, तो 13 कम 13 कितना हो गया, कितना आ गया इसमें 8 9, और 13 3 13 चौके 13 25 65, 13 25 65, 13 7 91, 13 7 91, तो कितना बचा, 13 9 91 गया 2, तो इसका शेष कितना बचा 2। तो हम पीछे चलते हैं, तो इसका शेषफल कितना आया, किसका 12 11 को 11 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आया इसका 1, और इसका शेषफल कितना आया 2, और दोनों जोड़िए कितना आ गया 2 और 1 3। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56 43 1 में 6 के स्थानीय मान और 4 के अंकित मान में अंतर ज्ञात करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कि 56 में 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा, क्योंकि 6 के बाद कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो 3 0, और 4 का अंकित मान मतलब जो है वही संख्या 4, तो दोनों क्या करना, अंतर ज्ञात करना है। तो कितना आ जाएगा आपका, ये 59 9 6, कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 36 और 42
कि सबसे छोटे सर्वगुणज, सबसे छोटे सर्वगुणज मतलब क्या है, एलसीएम, और तथा सबसे बड़े सर्वगुणज का मतलब एचसीएफ। तो क्या निकालना है अपने को, का गुणनफल निकालना है। तो देखिए 36, 30 और 42 का मैंने आपको कितनी बार बताया है क्या निकालना, एलसीएम। तो कृपया आप नेक्स्ट पेज में निकालिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, कम वीडियो में मैं आपको सारे क्वेश्चन बता दूं, तो उसके लिए आप एलसीएम निकालिए। 36, 30, 36 और 42 मैंने कई बार आपको गुणनखंड निकाल के बताया है, तो मुझे याद हो गया है। तो कितना है उसका, 1260। इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ गया। और एचसीएफ क्या आ जाएगा उसका, एचसीएफ आ जाएगा उसका 6। तो दोनों क्या करना है, गुणन करना है। तो कितना आ जाएगा आपका, 0, 6, 36, 3, 6 2 12, 12 3 15, 1, 6 कम 6 1 7। तो 75 60 आपका क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हैं निम्न में से कौन से होंगे। देखिए 84 के सभी धनात्मक गुणनखंड 7 के गुणज हैं, ठीक है। तो 7, तो क्या हो जाएगा, पहला 7, 14, 7 21, 21 से भी 84 कट जाएगा, 42 से भी 84 कट जाएगा, और 84 से 84 कट ही जाएगा। तो क्या हो गया कि गुणज हैं, तो निम्न इनको क्या करना है, 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग। तो ऐड कर लीजिए सभी को, 14, 84, 21, 42, 84 कितना आ जाएगा, बस 50, 8 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 4 11, 11 7 18, 11 7 11 7, देखिए 4 2 6, 6 1 7, 7 7 4 11। देखिए इसमें 28 भी आएगा, 28 से 84 कट जाएगा, ठीक है। तो सभी को ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 196। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब दिल्ली में समय 8:49 PM है, तब सिडनी में समय अगले दिन का 1:19 AM है। यदि दिल्ली में समय 11:19 AM है, तो सिडनी में क्या समय होगा। तो ये समय वाला मैंने आपको कितनी बार क्वेश्चन बताया है, तो इसकी आपके लिए होमवर्क के रूप में दिया हुआ है। तो इसका आंसर आप मुझे कृपया और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 125 किलोमीटर को दर्शाता है। यदि दो नगरों के बीच की दूरी भूमि पर 2000 किलोमीटर है, तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि 125 किलोमीटर की दूरी कितना है, आधा सेंटीमीटर है। 125 किलोमीटर किसके बराबर, 1/2 सेंटीमीटर बराबर है, ठीक है। यदि नगरों के बीच की दूरी भूमि का 2000 किलोमीटर है, तो हमको क्या निकालना है, 2000 किलोमीटर का। तो 2000 किलोमीटर बटे कितना है, 2 गुने कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज से समझाता हूँ। देखिए 125 किलोमीटर किसके बराबर है, 1/2 सेंटीमीटर बराबर है। तो 1 किलोमीटर किसके बराबर होगा, 1/2 गुणे 125। तो 2000 किलोमीटर किसके होगा, बस 2000 गुना कर देंगे यहाँ पे। बस आपका इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर रह जाएगा। तो सभी को सॉल्व करेंगे आप, तो कितना आ जाएगा, 2 से 1000 कट गया, 1000 बार आया, फिर 25 पंचे 125, 25 चाकू 100, 40, 5 8 40, कितना आ जाएगा, 8 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। मानचित्र के बीच की दूरी कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं, ठीक है। कितने विद्यार्थी हैं, 660 विद्यार्थी हैं। इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं, लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं, और क्या है कि लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी हैं। तो विद्यालय में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। देखिए पहले हम क्या सॉल्व करेंगे कि विद्यालय में 660 क्या है, पहले विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं, ठीक है। तो 660 का 2/3 कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0, तो 440। तो 440 क्या आएगा, 440 क्या आ गया, विद्यार्थी में लड़कों की संख्या कितनी, 440, ठीक है। फिर क्या बोला है कि लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी है। तो लड़कों की संख्या कितनी है, 400 है, इसका कितना 3/4, तो 4 कम 4, 4 कम 4 0, तो 11 3 33, तो कितना हो गया 330। क्या हो गए 330 क्या हो गए, खिलाड़ी हो गए, क्या लड़की। और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी हैं, और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी हैं। तो देखिए
440 क्या आए थे, टोटल लड़के आए थे। तो 660 में आप 440 घटा दीजिए तो कितनी लड़कियां बचेंगी, 220। अब 220 में लड़की कितनी हैं, 1/4 खिलाड़ी हैं 220 में। तो देखिए यहाँ पे 220 में 1/4 क्या है, लड़कियां हैं। तो कितना आ गया, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20। ठीक है, तो 55 क्या होंगी, लड़कियां जो है जो खिलाड़ी हैं। और लड़के कितने थे टोटल, 400 थे। लेकिन 400 में 440 थे। तो इसमें 440 में कितने लड़के खिलाड़ी थे, 330। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि तो खिलाड़ी की भी संख्या कितनी है, तो ये 330 और 55 कितना हो गया आपको, 385। आपका ऑप्शन नंबर 385 जिसमें होगा वो आपका आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। रेनू अपने 9 मीटर लंबे तथा 60 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइल्सें लगाना चाहती है। ठीक है, टाइल्सों के निम्न साइजों में से कौन सी खरीदे जिससे फर्श पर टाइल्सें किसी टाइल्स को काटे बगैर लग जाएं। ठीक है, तो इसमें कौन सी टाइल्स को लगाए कि उसको काटना ना पड़े और लग जाएं। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। कमरे का क्षेत्रफल कितना है, 9 मीटर और 7 मीटर। तो चूँकि हमको आंसर किसने पूछा है, सेंटीमीटर पूछा है, तो हम पहले इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो 9 मीटर क्या लिख सकते हैं, 900 सेंटीमीटर। और 7 मीटर क्या लिख सकते हैं, 700 सेंटीमीटर। और चूँकि हमें क्या लिखें, कमरे का क्षेत्रफल निकालना है, तो कितना आ गया, 963। और 4 जीरो, 1 2 3 4, क्या आपका क्या आ जाएगा, ये वर्ग सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, कितनी 63,000 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, 6 घंटों में सेकंडों की संख्या निम्नलिखित में से कितने मिनटों की संख्या के बराबर है। देखिए 6 घंटों में सेकंडों की संख्या, देखिए 6 घंटों में सेकंडों की संख्या कितनी होगी, 6 घंटे, 1 घंटा कितना 60 मिनट के बराबर, और 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर। इसको गुणा कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 6 6 होंगे 36, 36 छके 216, 216 कितना आ गया, और 2 जीरो है तो कितना आ गया, 21,600 सेकंड। तो क्या बोला है कि कितने मिनटों की संख्या के बराबर है, तो दिन पूछा है। तो आप क्या करेंगे, दिन की निकालने के लिए क्या करेंगे, 2100 क्या है, सॉरी 2100 नहीं है, कितना है 221,600। और क्या निकालना है हमको, दिन निकालना है। तो दिन कितना होगा, 60 होगा और गुणे 24, क्योंकि 24 घंटे में 1 घंटा कितने हो गया, 60 मिनट का हुआ। तो इसे भाग देंगे तभी तो क्या आएगा, दिन आएगा। तो ये कट गया, 6 18 और 6 हो गया, 3 छछांगा 36, 36 हो गया। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 0। ठीक है, और 24 का भाग 360 में दीजिए कितना आ गया, 24 एकम 24 और 24 एकम 24 और 5, तो कितना आएगा आपका 15 आ जाएगा। तो आपको इसमें क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितने मिनटों की संख्या के बराबर होगा, 15 दिन के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। 4 घनाकार बक्सों की विमाएँ सेंटीमीटर में नीचे दी गई हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो लकड़ी के 18,440 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए निम्नलिखित में से किन बक्सों का उपयोग होगा। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। तो इसमें कुछ नहीं, सभी को क्या कर दीजिए, सभी का गुणा कर दीजिए आपस में। तो जो 18,440 के बीच में आ जाएगा ऐड करके, तो वही आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो जिसके 25, 20 और 18 का कितना आ जाएगा, 9,000। ठीक है, और दूसरे का क्या आ जाएगा, 23, 20, 20 का कितना आ जाएगा, 9,200। फिर 20, 22, 21 का कितना आ जाएगा, 9,240। ठीक है, हमको क्या 40 चाहिए, तो आपको क्या हो जाएगा, आपका मेरे को लगता है 2 और 3। देखिए इनको दोनों कट करिए तो 0 0 4 2 6, 0 0 0 0 हो गया, और ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 18 हो गया। तो 18,440 किस में आ गया आपको, ऑप्शन नंबर 2 और 3। ऑप्शन नंबर 2 और 3 किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऐसे आप क्या करना है, ये आपके क्या बक्सों का प्रयोग हो जाएगा। पैक करने के लिए हमें कितना चाहिए, दूसरे और तीसरे बक्से का आता है इतना हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा की 2 गुनी है। यदि आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग
कि क्षेत्रफल से अधिक है। देखिए क्या होता है कि इसमें वर्ग की भुजा कितनी है, वर्ग की भुजा निकालना पड़ेगा। और आयत की लंबाई कितनी दी है, 80। आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा की 2 गुनी है, ठीक है ना। तो देखिए वर्ग की भुजा कैसे निकालेंगे, वर्ग की भुजा निकालने क्या करेंगे, 80/4, 80/4 तो कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर के आगे वर्ग की भुजा हो गई। तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, 20 × 2 तो 20 × 40, चौड़ाई 20 दी हुआ है, ठीक है। और क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 40 × 20 कितना आ जाएगा, 800। क्षेत्रफल कितना आ गया, 800 आ गया। तो अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा कितनी दी है, 20, तो 20 से उसका निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो अभिष्ट अंडर कितना हो गया दोनों में, 400 का। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो गया, राइट हो गया, ठीक है। अगर इसी गति से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप एग्जाम में बहुत जल्दी क्या करेंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, और ये लास्ट क्वेश्चन आपका। हारून एक फल की दुकान पर गया, ठीक है, किस पे गया, एक फल की दुकान पर गया। उसने 1.5 दर्जन केले 2.50 की दर से, 3.5 किलो सेब 57 रुपये की दर से प्रति किलो की दर से, 1.5 किलो आम इतने रुपये की दर से, और 750 ग्राम अंगूर 120 रुपये प्रति की दर से खरीदी। यदि उसने फल विक्रेता को कितना दिया, 500 रुपये का नोट दिया, तो उसे विक्रेता से वापस कितने रुपये मिलेंगे। इसमें क्या सीधा सिंपल है कि जितने संख्या दी हैं आप उसका सबको गुणा करिए और लास्ट में ऐड कर दीजिए। तो चलिए मैं नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व करता हूँ, ये वैल्यू आप सब लोग याद रखिए। तो नेक्स्ट पेज में क्या लिखता हूँ मैं, क्या लिखना है मेरे को, क्या कि फल खरीदने गया, तो ठीक है, क्या पहले खरीदा था कि 1.5 दर्जन केले, 1.5 दर्जन केले कितने रुपये में खरीदेगा वो, 1.5 दर्जन मतलब कितने, 18 केले, एक दर्जन कितने होते हैं, 12, तो 1.5 दर्जन कितने, 18, तो 18 गुणे कितना है, 2.5 क्या केले हो गए, ठीक है। फिर प्लस, फिर क्या खरीदता है उसे, केले के बाद क्या खरीदा, 3.5 किलो सेब खरीदा, और 1 किलो सेब कितने का है, 57 रुपये 60 पैसे का है। तो 3.5 किलो सेब गुणे 57.60, ठीक है। प्लस फिर क्या खरीदा उसने, आम खरीदा, 1.5 किलो आम खरीदा 75 रुपये 40 पैसे में, तो 1.5 गुणे 75 40, ठीक है, 75 40 प्लस, फिर इसमें क्या है, 750 ग्राम अंगूर खरीदा 120 रुपये में, मतलब 750 ग्राम 0.75 इंटू 120, सभी का गुणा कर दीजिए, आपका लास्ट में मिल जाएगा आपको 449.7। तो उसको और कितना हो जाएगा, इतना आपका क्या हो जाएगा, इतना दुकानदार से आपने खरीदा, तो आपने कितने में खरीदा, 449.7। आप सभी लोग गुणा करके सभी को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। और हमने कितना दिया था उसको, 500 रुपये दिया था, तो 500 इसको क्या करिए, माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, 50 रुपये 30 पैसे। क्या जाएगा आपको, दुकानदार क्या करेगा, लौटाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे CTET और मैथ पेडागोजी और MP-TET को जो है प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज पूरी समाप्त हो चुकी है, जो आपको 2014 से 2024 के बीच में आए हुए क्वेश्चन है। तो आप सारी वीडियो को क्रम बाय क्रम देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन यहाँ बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको प्रैक्टिस सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।